कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ में और नवीद खोकर प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से। और पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से जी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और तकरीबन 950-1000 दिन के बाद पाकिस्तान फुटबॉल से एक बड़ी पॉजिटिव खबर आई है। एग्जैक्टली 962 दिनों के बाद पाकिस्तान को मैच जीता है और पाकिस्तान ने मालदीव को 3-0 से शिकस्त दी है। चले फुटबॉल में अच्छी खबरें हैं और फुटबॉल की एक्टिविटीज़ भी हमें नज़र आती रहती हैं। लगता ऐसा है कि इंटरनेशनली लेवल पे आप कहीं ना कहीं पे रिप्रेजेंट होते जा रहे हैं। बट हम आज ये भी बात करेंगे कि डोमेस्टिक पे आप कहाँ मौजूद हैं, डोमेस्टिक पे आप क्या कर रहे हैं, और जब तक आपका डोमेस्टिक सर्कल मजबूत नहीं होगा तो किस तरह से और कब तक आप इंटरनेशनली अपने आप को इस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे या फिर अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। आज इस पर बात करेंगे और बात करेंगे स्पेशली दुनियाई फुटबॉल के सबसे बड़े इवेंट के हवाले से फीफा वर्ल्ड कप। और फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। 48 टीम से फाइनलाइज उनके स्क्वाड हो चुके हैं। 12 तारीख से ये इवेंट शुरू होने जा रहा है। 12 मुख्तलिफ ग्रुप से और हर ग्रुप के अंदर 4 मुख्तलिफ टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। दुनिया फुटबॉल के दुनियाई खेल के इतने बड़े इवेंट के लिए क्या किस तरह के इंतजाम हैं मैक्सिको के अंदर, अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर, हम ये तीनों ममालिक के अंदर इस तरह के मैचेस होंगे। ईरान का मामला भी अलग अलग से साथ चल रहा है, बट ईरान को या पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसको लेके भी आज इसके इम्पैक्ट पे बात करेंगे और स्पेशली बात करेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप जीतने के लिए कौन कैपेबल है। कहा जा रहा है कि कोई सुपर कंप्यूटर है जी जो ये बात बता रहा है कि स्पेन के जीतने के 16% चांसेस हैं, कहीं बताया जा रहा है कि फ्रांस के जीतने के 20% चांसेस हैं। बट आज हमारे पास यहाँ पे फुटबॉल एक्सपर्ट मौजूद है पाकिस्तान से और आज हम उनसे पूछेंगे कि कौन जीत रहा है, किसकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर है, और पाकिस्तान के फुटबॉल, पाकिस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉल और पाकिस्तान के डोमेस्टिक फुटबॉल स्ट्रक्चर के ऊपर भी आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड मुजाहिदुल्लाह तरीन साहब, साबिक फुटबॉलर भी हैं, फेडरेशन का हिस्सा भी रहे और फुटबॉल इन्हीं के साथ और इन्हीं की वजह से रहा और हमारे साथ हमेशा से यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं। सर खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद राना साहब। सर खुश आमदीद करते हैं आपको शो में। और जमशेद साहब भी इंटरनेशनल फुटबॉलर ने PIA की तरफ से खेलते रहे। सर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आज आपसे भी हम बात करेंगे ज़रा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फुटबॉल के हवाले से। करना साहब सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा और मुबारकबाद भी देना चाहूँगा सर। आखिर 962 दिनों के बाद हम मालदीव से मैच जीते थे। जो आखिरी मैच जीते थे वो कंबोडिया से आई थिंक जीते थे यहाँ पे पाकिस्तान में जब वो सीरीज चल रही थी। किस तरह से देखते हैं आप इस कारकर्दगी को? 3-0 से आपने मालदीव को शिकस्त दी इस टूर्नामेंट के अंदर। इन माई ओपिनियन इट्स अ वेरी गुड एडवेंचर कह लें, इसको विक्ट्री कह लें। इतने अरसे के बाद हमने जीता, एक बड़ा अच्छा मैच जीता और बड़ा अच्छा खेल के जीता। कन्विंसिंग 3-0 विक्ट्री बहुत अहमियत वाली बात है। और ये बेसिकली मैं कहूँगा कि सुलानो के लिए ये विक्ट्री बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि अभी सुलानो को आए हुए मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 9-10 महीने हो गए। पीपल दे हैव स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग सुलानो कि अभी तक उसने कोई रिजल्ट दिया, कोई टीम में शक्ल नज़र नहीं आ रही और इस तरह के। लेकिन मेरे ख्याल में विक्ट्री बड़ा ज़रूरी है अभी। लेकिन इस विक्ट्री के ऊपर हमें फर्दर कैपिटलाइज करना चाहिए। वो किस तरह? देखिए पहला मैच हमने खेला, ये गोल्डन जुबली जो इन्विटेशन मालदीव में हो रहा है, पहला मैच हमने खेला बांग्लादेश से 0-0 रहा। बल्कि बांग्लादेश के मेरे ख्याल 40-50 मिनट्स तो वो 10 लड़कों से खेल रहे थे और ये उनके अंडर 20 टाइप टीम थी। उसके खिलाफ वो 0-0 ड्रा बड़ा एक, और फिर हम ओवरऑल भी अच्छा नहीं खेले। तो वो एक बड़ा डिप्रेसिंग सा एक कह लें माहौल बन गया था। फिर सुलानो को बार बार ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, 13 प्लेयर डायस्पोरा मंगा रहे हैं। जनरली हमारी पब्लिक जो है ना, ये हमारे अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, अनलेस देयर इज सम आउटस्टैंडिंग प्लेयर फ्रॉम अब्रॉड जो आके। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर दूं सर। अगर ये पब्लिक ये भी चाह रही है कि अपने प्लेयर्स, बट पब्लिक जीत भी चाहती है। अगर डायस्पोरास के साथ आप जीत जाते तो पब्लिक फिर भी आपको ऑन कर लेती है। सवाल यहाँ पे लोग ये उठाते हैं कि आप अपने लड़कों को भी नहीं खिलाते, डायस्पोरास को खिलाते हैं, वो जीतते भी नहीं है, फिर फ़ायदा किस चीज़ का है? बिल्कुल वो बात उसी में आती है आप। लेकिन ये सारा मैं कहूँगा कोच की ये जिम्मेदारी है कि वो लोकल प्लेयर्स को और डायस्पोरा प्लेयर को कैसे कंबाइन करके एक अच्छा विनिंग आउटफिट बनाते हैं। और इसमें और सेकंड मैच जो हुआ हमारा इसके खिलाफ, मालदीव के खिलाफ कल जो हुआ, जो अपने 3-0 जीता, बड़ा कन्विंसिंग विक्ट्री थी, बड़ा अच्छा खेले। शुरू में थोड़ा सा हम अंडर प्रेशर है और फिर ख़ास तौर पर फर्स्ट हाफ में तकरीबन इक्वल चला। सेकंड हाफ में असल में विक्ट्री वहाँ पर ज़रूर होती है जहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। फर्स्ट हाफ में इसको मालदीव को अपॉर्चुनिटी मिली, वो लकीली हमारा गोलकीपर यूसुफ भट्ट, हालांकि मेरे ख्याल में शुड बी नियरिंग 40, इवन देन आई अप्रिशिएट कि उसने बड़ी अच्छी 2 अच्छी सेव की और उसे मैच हमारा बैलेंस हो गया।
और सेकंड हाफ में हमने अच्छा खेला और उसमें गोल भी निकाला, और गोल करने वाला प्लेयर भी हमारा पाकिस्तानी था, वो डायस्पोरा उमर नवाज़। उसने बड़ा अच्छा एक एंटिसिपेट किया कि ये हो सकता है बॉल रिबाउंड हो, और उसको रिबाउंड पर उसने गोल कर दिया। सेकंड गोल भी और थर्ड गोल भी, और सब्स्टिट्यूशन इन द मीनवाइल फर्स्ट गोल के बाद कोच ने अच्छे सब्स्टिट्यूशन किए जिसने जाके और प्रेशर डेवलप किया। और फिर 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। देखें, फुटबॉल में किसी भी टीम की बैकबोन जो होती है ना, वो मिडफील्ड होते हैं। मिडफील्ड अच्छा हो, अटैक अच्छे होंगे, मिडफील्ड अच्छा हो, डिफेंस अच्छा होगा। तो मिडफील्ड अभी तक हमारा वो इफेक्टिव प्ले जिसको कहते हैं ना, ग्राउंड के कंट्रोल वाली बात, जो मैच की कंट्रोल वाली बात, अभी तक किसी भी मैच में मुझे नज़र नहीं आया। ठीक है, गलतियाँ होती हैं, डिफेंडर्स में भी होती हैं, फॉरवर्ड में भी होती हैं। मुझे याद है कि मैं ब्राज़ील में कोचिंग कोर्स करने गया, तो वहाँ पर एक दिन हमारे पास उनके ज़ीको फुटबॉलर, बड़े टॉप फुटबॉलर थे उस टाइम के। मैं ये बात कर रहा हूँ 1988 की मेरे ख्याल में। तो उससे मैंने पूछा कि आपने फ़लाना मैच में गोल मिस किया, फ़लाना मैच में पेनल्टी मिस की। तो उसने कहा यार सारे अगर बॉल अपॉर्चुनिटी जो गोल हो जाए तो फिर मैच फुटबॉल की वो इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये गोल मिस होते रहते हैं, डिफेंडर भी मिस करते हैं। बट इवन देन जो मुझे मैंने और जगहों पर भी ये फीडबैक दिया, सोशल मीडिया पर मैं लिखता रहता हूँ, जो सबसे अच्छी बात ये तो कि हमारे ये जो गोलकीपर बड़ा अच्छा खेले, और एट द सेम टाइम विच वाज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, हमारा जो टीम कैप्टन अब्दुल्ला इकबाल बहुत अच्छा खेला, और उन्होंने बड़े अच्छे डिफेंस को एक किस्म में ऑर्गेनाइज करके खिलाया। अभी ये डिफेंस काफ़ी अरसे से खेल दी, 5-6 मैचेस तकरीबन ये डिफेंस खेल दी, इक्का दुक्का से चेंज हुआ। अभी वो 4-5 जो डिफेंडर्स हैं वो तकरीबन अंडरस्टैंडिंग कर लें, सेटिंग कर लें, वो हो गया। लेकिन अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। राना साहब भी हमारे साथ बैठे हैं। राना साहब, मुबारक भी हो, और मालदीव से आप मैच जीते हैं। चलें हम ज़रा कुछ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इसके बाद के निचले नंबर लेवल के ऊपर क्या हो रहा है। बट ये ज़रूर है कि अब फुटबॉल में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फुटबॉल में टीम जा रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैचेस मिलेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, पर आई थिंक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही है। मालदीव वाला जो इवेंट है, 3-0 से आपने शिकस्त दी है उनको होम ग्राउंड के ऊपर, किस तरह से देखेंगे इसको? मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान की विक्ट्री हुई है 3-0 से। लास्ट मैच हम जो जीते थे वो मेरा ख्याल है जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइड राउंड का था एलसी के दौर में। तो ये विक्ट्री पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि हमारा कोच जब से आया हुआ तो या तो जो अफगानिस्तान के साथ होम एंड अवे हमने ड्रा खेला था, और उसके अलावा जो लूज़ किए थे मैचेस, तो ये पहली विक्ट्री जो है मैं इससे पॉजिटिव साइन लेता हूँ 3-0 से। और मैं ये मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये टूर्नामेंट भी पाकिस्तान को जीतना चाहिए। और अगला मैच अफगानिस्तान से है, और एक मैच हमने ड्रॉ किया है, एक विन किया है, 4 पॉइंट है हमारे। तो लड़कों को अगले मैच पे जान मारनी चाहिए और वो जीत के फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। टीम इस पोजीशन में है और इतनी हम वो है कि हम इसको टूर्नामेंट को जीत सकते हैं। अब जैसा ये अफगानिस्तान के साथ मैच है आपका अगला, अब बांग्लादेश के साथ आपका ड्रॉ हो गया, आप मालदीव को आपने हरा दिया। अगर ये अगला मैच आप जीत जाते हैं तो फिर आप टॉप 2 में आ जाएंगे। आई थिंक आप सेमीफाइनल फाइनल में जो भी प्रोसीजर है इनका, आप किस तरह से देख रहे हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान इस मैच को? कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान जब इस पॉजिटिव मोमेंटम के साथ जाएगा अगले मैच में 3-0, नो डाउट ये एक अच्छी विक्ट्री है, तो अगेंस्ट अफगानिस्तान वो आई थिंक अच्छी टीम है मालदीव की निस्बत। तो पाकिस्तान की हिकमत अमली, पाकिस्तान की प्लानिंग क्या होनी चाहिए? 11 में कोई तब्दीली होनी चाहिए? जैसे अब मिडफील्डर्स की बात कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि मिडफील्डर्स में भी कोई तब्दीली आएगी? मेरे ख्याल में इक्का दुक्का शायद तब्दीली करें कोच। जनरली तकरीबन वही टीम खेली थी जो फर्स्ट हाफ में खेली है। ठीक है, मे भी एक आध प्लेयर शायद हो सकता है को शुरू से उसको डालें। असल में एक विनिंग आउटफिट के लिए एक मैचेस के से अलावा ट्रेनिंग भी बड़ी ज़रूरत है। काफ़ी कुछ ऐसे होते हैं चीज़ें जो ड्रिल्स होती हैं जो कोच शुरू से ही उसको प्रैक्टिस करता है और फिर टूर्नामेंट में अडॉप्ट करता है। अभी सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज हुआ कि जी आलमगीर जो है आलमगीर गाजी उसको कप्तान क्यों नहीं बनाया? पिछले मैच में वो कप्तान था, अभी कप्तान क्यों नहीं बनाया? तो देखें, कोच इज़ द बेस्ट मैन टू डिसाइड। अभी हेड कोच ने डिसाइड किया था अब्दुल्ला इकबाल को, मेरे ख्याल में कोच का डिसीजन बड़ा ठीक था और उसने उसको प्रूव भी किया। वो ही वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच।
वेरज आलमगीर गाजी को उन्होंने डाला मेरे ख्याल में सेकंड हाफ में समवेयर। आलमगीर गाजी ने मेरे इन माई ओपिनियन, हालांकि मेरा फेवरेट प्लेयर है, मेरा चित्राल से एक पर्सनल ताल्लुक भी है कह लें। 2016-17 में 15 में हमने चित्राल में बड़ा काम किया अंडर 14-16 पर, तो उसमें से काफ़ी प्लेयर भी निकले। बट इवन देन आई वुड से कि आलमगीर गाजी मेरी जो उम्मीद थी उसके मुताबिक नहीं अच्छा खेला। एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये बड़ी तारीखी बात है कि बांग्लादेश इसके मालदीव के फुटबॉल की बुनियाद पाकिस्तान ने रखी है। वो इस तरह कि 1987 में आई वॉज द टीम मैनेजर और हमारे हेड कोच थे यूनुस राना, और मेरे ख्याल में जमशेद राना वॉज इन द पाकिस्तान टीम। तो मालदीव ने हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को उनका वो हुआ, और मालदीव ने तो हमें कोचेस भेजे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वो दोनों कोचेस हमें भेज दे कि इनकी ट्रेनिंग कराओ। सो मालदीव की कोचेस की ट्रेनिंग हमने शुरू में की, राना यूनुस ने हमने मिलके की, और बल्कि शायद मेरे पास उसकी तस्वीर भी पड़ी हुई है। और उनमें से वन ऑफ देम जो था ना, बाद में जनरल सेक्रेटरी भी बन गए मालदीव फुटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन के। और उन्होंने फिर अच्छा, एक हालांकि छोटा सा मुल्क है, थोड़ी सी आबादी, उन्होंने उस पर वहाँ पर अपनी एक प्रोफेशनल लीग इस्टेब्लिश की। उस प्रोफेशनल लीग में हमारे लड़के भी ये साकिया हनीफ जो हमारा गोलकीपर है, वो मेरे ख्याल अभी तक उसमें खेलता है, 5-6 साल से खेल रहा है, और भी काफ़ी लोग गए। सो बात यह है कि आप अपने फुटबॉल के स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करते हैं, बेहतर करते हैं, और फिर उसे चलते हैं। चूँकि 87 के बाद उनकी टीम फर्स्ट टाइम साउथ एशियन गेम्स के कंपटीशन में यहाँ पर इस्लामाबाद में आई थी, तो उसमें हमने हमारे पूल में थे, पाकिस्तान ने उसको भी हराया, फिर मेरे ख्याल श्रीलंका को हराया, फिर हमारा फाइनल मैच बांग्लादेश से हराया, जो कि तारीखी फतह थी, फर्स्ट टाइम हमने एक गोल्ड मेडल जीता। तो ये चीज़ें हैं कि हम फुटबॉल को ले के कैसे चलते हैं। सो इस लिहाज से अभी जो एक देखें, इसके साथ साथ काफ़ी सारे पहले भी हम हर दफ़ा ये बात करते हैं, जब तक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को आप प्लान करके नहीं चलेंगे, हमारे फुटबॉल की, जैसे कहते हैं ना फुटबॉल डेवलपमेंट, हम हर बंदा फुटबॉल डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। आप उसको कैसे चलाते हैं, प्रोफेशनल लीग है, प्रीमियर लीग है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, और इस तरीके से। और अच्छी बात यह है कि अभी मेरे ख्याल में फेडरेशन को भी ख्याल है, उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि अंडर 17 नेशनल चैम्पियनशिप होगी, जिसमें सूबों की 2-2 टीमें आएंगी, गिलगित बल्तिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की, और इस्लामाबाद की एक टीम आएगी। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड कंपटीशन। ये कब ये मेरे ख्याल में सेकंड वीक जून में प्लान है इनका। अच्छा, जून में ये कौन से शहर में खेला जाएगा सर? मोस्ट लाइक इस्लामाबाद में। तो जून में इस्लामाबाद में, जून तो खैर सेकंड वीक है, तो जून में तो इस्लामाबाद में खैर बहुत गर्मी होती है आई थिंक। लेकिन एनीवेज ये अच्छा है अगर ये शुरू किया जा रहा है। अब मैं राना साहब आपसे जानना चाहूँगा, सब मुझे सब बात कह रहे हैं कि डोमेस्टिक सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, चैलेंज कप है आपका, लीग है आपकी सेकंड डिवीजन है, इस तरह के मैचेस हैं, जिस तरह आप चैम्पियनशिप की बात कर रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप इंटरनेशनली हर जगह पे हर प्लेटफॉर्म के ऊपर नज़र आ रहे हो आजकल। आपको कोई टीम का उज़्बेकिस्तान जा रही है, कोई मालदीव जा रही है, आपकी जो मैनेजमेंट है वो भी मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत कर रही है, इंटरनेशनल फीफा के इवेंट्स में शिरकत कर रही है, FC के इवेंट्स में शिरकत कर रही है। बट आप कहाँ पे देख रहे हैं कि डोमेस्टिक में कितना काम हो रहा है? जितना इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है, इतना क्या डोमेस्टिक में भी काम हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली हमारा डोमेस्टिक में पिछले 1 साल में, और उससे पहले जो देखा जाए NC का दौर था, तो कोई काम नहीं हुआ जी। सबसे बड़ा जो इफेक्ट आया हमारे फुटबॉल में, वो डिपार्टमेंट्स के बंद होने से और प्रोफेशनलिज्म ना आने से। अब आप ये देख लें कि 1 साल में सिवाय एक हमारी 12 टीमें थी, डिपार्टमेंट थे, उनका चैलेंज कप हुआ है। इसके अलावा फुटबॉल में कोई डोमेस्टिक एक्टिविटी नहीं है। किसी भी मुल्क के जो फुटबॉल है, उसका सारा के सारा दारोमदार उसके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे होता है। फिर उसकी जो टीमें आगे इंटरनेशनल कंपटीशन में जाती हैं और जाके परफॉर्म करती हैं। अब यहाँ पे बात होती है डायस्पोरा प्लेयर्स। तो डायस्पोरा प्लेयर का कल्चर जो है ना, ये हमारे फुटबॉल की जो प्रमोशन है उसके लिए बेहतर नहीं है। अब मैं यहाँ पे ये क्यों कहता हूँ, अगर वो लड़के डिजर्व करते हैं तो उन्हें मोस्ट वेलकम के वो आके नेशनल टीम की तरफ से खेलें, लेकिन एक तरीकाकार है। वो आते हैं 2 दिन 4 दिन पहले, और जो NC के दौर में तो डायरेक्ट जहाँ पे मैचेस होते थे वहाँ पे वो लड़के आते थे। क्या उन लड़कों ने टीम के साथ ट्रेनिंग ली है?
क्या जो आपने स्ट्रेटजी आके मैच में है उसमें आप गए हैं, क्या कैंप के साथ जो लड़कों के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है जो यहाँ के प्लेयर है, क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तो फिर आप परफॉर्मेंस कैसे कह सकते हैं? डोमेस्टिक फुटबॉल जब तक नहीं होगी, हमारे इंटरनेशनल फुटबॉल पे आप जो मर्जी कर लें आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये एक टूर्नामेंट है, इससे पहले आप देख लें हमने जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइड राउंड खेला जो लास्ट में जो था एनसी के, और उसके बाद जो AFC 27 सऊदीया में हो रहा है उसका राउंड खेला, तो आप देख लें हमारी कोई विन ही नहीं उसमें। क्यों? हम सारे के सारे आपने डायस्पोरा प्लेयर लिए, उन्होंने कितने गोल खाए, और जो लास्ट मैच था हमारा म्यांमार के साथ तो 2-1 से सारी की सारी टीम पाकिस्तानी थी, सारे लड़के यहाँ के थे। तो सबसे ज़्यादा हमें तो तवज्जो जो है वो डोमेस्टिक फुटबॉल पे देनी पड़ेगी। और ये जो अंडर 17 का क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस क्या हैं आप? रिकमेंडेशन ये है कि इमीडिएटली प्रीमियर लीग आप शुरू करें और अपने आप को प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाएं। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं। मालदीव और भूटान जैसे मुल्क प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं और हमारे लड़के जो है फुटबॉलर जाके मालदीव में प्रोफेशनल लीग खेल रहे हैं। इंडिया और बांग्लादेश में तो पहले ही हो रही थी। तो हमारे अभी तक और जो डिपार्टमेंट सिस्टम था जो हमारा चल रहा था वो भी आप देख ले क्या हाल है कि डिपार्टमेंट तो सारे तकरीबन बंद हो गए, थोड़े से रह गए जिनके बेस पे आप उस तरह के तो नहीं आप लड़कों को ले सकते। तो आपको प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये राना साहब इसका सवाल के जवाब मैं आपसे इसलिए भी लूँगा, या आपसे जानना चाहूँगा कि हम जब आप जब ये सिस्टम नहीं था, एनसी का टाइम था, तब भी आप मेरे शो में आते रहे और हम यही बात करते रहे हमेशा प्रीमियर लीग की कि ये एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्राइवेट लीग या प्राइवेट नहीं तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन वो शुरू करे, और अब वो भी बन गई है। इसके ऊपर आई थिंक कोई काम वर्किंग शर्किंग भी हुई है। किस तरह से देख रहे हैं आप उस वर्किंग को? क्या वो ज़्यादा स्लो चल रहा है प्रोसेस कि अभी तक उसका कोई स्ट्रक्चर सामने नहीं आया, या फ्रेंचाइजीज या लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या उसमें कोई बड़े फ्रेंचाइजीज के मालिकान नहीं एग्री कर रहे किसी चीज़ के ऊपर? क्या सूरत हाल है इस वक्त उसकी? असल में अपनी अपनी प्रायोरिटी की बात है। मैं चूँकि फुटबॉल के वो कहते हैं ग्राउंड की पैदावार हूँ, तो फुटबॉल से मेरा एक दिन रात एक लगाव है। तो मैं तो सोचता हूँ सिर्फ ये हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल या और डेवलपमेंट फुटबॉल की सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है हमारी डोमेस्टिक फुटबॉल। 2004 में वो बात पुरानी याद आ जाती है। 2004 में मैंने टेक्निकल डायरेक्टर PFF को ज्वाइन किया, तो उस सबसे पहले जो मेरे जहन में आया, और ये मुझे किसी ने कहीं से मैंने पढ़ा नहीं था, कहीं से मैंने वो नहीं किया था, मेरे जहन में आया कि सबसे पहले मैं अपने डोमेस्टिक फुटबॉल को ठीक करूँ। तो वो उस वक़्त सबसे पहले मैंने प्लान किया हमारा ये इसका प्रीमियर लीग जी, ठीक है। 2004 की बात करूँ, ये मेरे ख्याल में 2004 सितंबर में हमने शुरू किया। मई में मैंने ज्वाइन किया और फिर सितंबर में हमने शुरू किया प्रीमियर लीग किया। फिर उसके बाद PFF लीग किया। मतलब प्रीमियर लीग जो थी वो पाकिस्तान की बेस्ट टीम्स उन्होंने खेला। फिर उससे बची कुछ जितनी डिपार्टमेंटल टीम्स थी उसको हमने PFF लीग में डाला। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हमने नेशनल चैलेंज कप कराया। तो ये 3 ऐसे कंपटीशन थे कि सारा साल ही प्लेयर बिजी रहते थे अपने। और फिर जो हमने प्रीमियर लीग की वो हमने होम एंड वे बेसिस पर की। मुझे अच्छी तरह याद है 2004 मैचेस हमने खेले विद इन 4-5 मंथ्स। तो उसमें प्लेयर को इतने मैचेस मिले और इतना हुआ, ज़ाहिर है एक्टिविटी होगी। तो मेरा फोकस था उसी से हमारा फुटबॉल बेहतर हो गया एक्टिविटी के लिहाज से। और इन द मीन वाई हमने जो हमारी टीम ने बाहर जाना था वो भी जाके हमने खेला। मुझे अच्छी तरह याद है ताजिकिस्तान वगैरह से हमने ड्रॉ खेला और उज़्बेकिस्तान से ये गोल, ये दे आर द बेस्ट टीम एट द मोमेंट इसके एशिया के लिहाज से। बल्कि उज़्बेकिस्तान ने तो वर्ल्ड कप लिए क्वालिफाई भी कर लिया। सो मेरा मतलब है कि अच्छा, अभी दूसरी बात आपने पूछा है कि क्यों नहीं हो रही लीग, ये डोमेस्टिक कंपटीशन पे हम क्यों नहीं प्रायोरिटी दे रहे। समझ इधर पिछले 10 साल हो गए फुटबॉल फेडरेशन और NC के चक्रों में कह लें, किसी और जो भी कह लें, एक बड़े मसाइल के दौर से गुजरी। अल्लाह करके इलेक्शन में भी काफ़ी मसले मसाइल हुए, ख़ासतौर पर लोअर लेवल पर आप कह लें जो डिस्ट्रिक्ट के क्या कहते हैं उनकी सिक्योरिटी कर लें, क्लबों को राइट ऑफ वोट कर लें। देर आर एग्जाम्पल के 50 साल से जो पुरानी क्लब है उनको राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दिया, जो साल 6 महीने से क्लब बनाई थी उनको राइट ऑफ वोट दे दिया। तो ये एक बड़ा कंट्रोवर्सी। बट इवन देन वी वर हैप्पी कि एटलीस्ट सिलेक्शन हो गया और नई फेडरेशन बन गई। बट नई फेडरेशन भी बहरान का शिकार ही है इन माई ओपिनियन अभी तक। कुछ इस तरह से अनफॉर्चुनेट ग्रुप देखें, जब
एक बंदा बन गया है, गलती बाय डिफ़ॉल्ट बनना है, कैसे बनना है, अल्लाह ताला ने बनाया, तो लेट हिम वर्क फॉर 4 ईयर एटलीस्ट, उसके बाद फिर देखते हैं। हाँ, आपके ये मसाइल ना, ये पॉलिटिक्स में ये मसाइल पाकिस्तान में तो खैर हर जगह पे, बट हर फेडरेशन में ज़रूर आ रहे होते हैं। हर फेडरेशन, आई थिंक जब आपको एक चीज़ दे दी गई है तो जो आपके साथ हैं उनको भी आपको मौका देना चाहिए, लेकिन आपके पास में सर कोई लॉजिक नहीं होनी चाहिए कि नहीं मुझे काम करने नहीं दिया गया तो मैंने काम नहीं किया। आई थिंक ये चीज़ें आपको सोच के आना चाहिए कि जब आप आएंगे, आप बैठेंगे, आपको जो सीट मिलने वाली है वो कोई सोने, वो कोई फूलों का बिस्तर नहीं है, वो यकीनी तौर पे कांटों का बिस्तर ज़रूर हो सकती है। तो पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम होती ही है कि जब लोग इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनको साथ वाले काम नहीं करने देते, और वो एट द एंड जाके ये कहते हैं कि नहीं हमें काम करने नहीं दिया गया इसलिए आप कुछ नहीं कर सके। सर ये प्रॉब्लम है हमारे। नहीं, मैं कर्नल साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखें, जो हमारी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन हुए वो फ्री एंड फेयर हुए इन द फ्रंट ऑफ AFC एंड फीफा मेंबर्स। जी सर मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, सब वहाँ पर खुद मौजूद थे। तो उस इलेक्शन में ऐसी कोई चीज़ नहीं, जो प्रेसिडेंट साहब आए हैं वो तो वोट लेके आए, और फीफा और AFC के जो भी यहाँ पे आए हुए थे नुमाइंदे उनके सामने हुआ। फिर उसके बाद जो दूसरा बाकी एग्जेक्टिव मेंबर्स वगैरह वो भी डेफिनेटली जो कुछ भी हुआ। अब यहाँ पे बात आती है कि जब आपकी फेडरेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद कुछ पोस्ट हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फुटबॉल के लिए बड़ी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जनरल सेक्रेटरी, आज तक वो फील्ड जो पोस्ट है फुल नहीं हुई। डायरेक्टर टेक्निकल, सर तो उस पोस्ट पे रहे हुए हैं, उससे पूछे कि उससे क्या इंपॉर्टेंट, जितने कंपटीशन होने हैं तो वो तो डायरेक्टर टेक्निकल के थ्रू। डायरेक्टर मार्केटिंग किधर है, डायरेक्टर कंपटीशन किधर है, तो ये पोस्टें तो सारी खाली पड़ी हुई हैं। तो ये क्या चाहिए था, साल ऑलमोस्ट 27 मई को फेडरेशन को साल हो गया जी, तो ये पोस्टें अभी तक क्यों खाली हैं? और अगर ये जब फुलफिल होगी तो डोमेस्टिक फुटबॉल शुरू होगा। तो अब आपने डिसीजन तो आपने लेना है, फेडरेशन में तो आप बैठे हुए हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बड़े अच्छे लोग हैं। और अब पहली दफ़ा इस फेडरेशन में आपको जो 2-3 इंटरनेशनल प्लेयर और कुछ फुटबॉलर और मिलेंगे जिन्होंने बड़ा अच्छा फुटबॉल खेला हुआ है। तो होपफुली, और बाकी भी जो लोग फेडरेशन में हैं उनका फुटबॉल से काफ़ी पुराना गहरा ताल्लुक है, चाहे वो क्लब चलाते रहे, चाहे वो डिपार्टमेंट चलाते रहे, तो वो यानी कि वो एक्सपीरियंस लोग हैं। तो आप आगे चलें, आप थोड़ा पॉलिटिक्स में, मैं बड़ी पहले एक बात करता हूँ, आप इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा वो करें, पॉलिटिक्स को अपनी जगह रखें और फुटबॉल एक्टिविटीज़ को एक जगह रखें। पॉलिटिक्स पहले भी थी, आज भी और आगे भी होती रहेगी, और ये सारी दुनिया में होती है। लेकिन हमारे मुल्क में डोमेस्टिक फुटबॉल क्यों अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी क्या वजह है, इसका कौन जवाब देगा? 1 साल हो गया, वो जवाब देगी फेडरेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उनसे जवाब हर साल में, और जब उनका साल मुकम्मल, और फिर इसके बाद जब 4 साल मुकम्मल होंगे तो यकीनन कोई ये नहीं सुनेगा कि आपको किसी ने चलने नहीं दिया या कुछ भी, आपसे पूछा जाएगा आपकी कारकर्दगी क्या है। सर कर्नल साहब, मैं इस सवाल के बाद ब्रेक पे जाऊँगा और फिर हम ज़रा फीफा वर्ल्ड कप पे भी बात भी करेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है, बज़ाहिर ऐसा लगता है, और लोगों को भी ऐसा ही लगता है जो हमारे सर्कल में लोग, ये डिस्कशन होती है तो कि आपकी बात सुनी भी जाती है फेडरेशन में, आपके दोस्त हैं, आपकी बात सुनी जाती है। ये जिन मसाइल की आप निशानदेही कर रहे हैं, ये मसाइल प्रेसिडेंट हैं उनके सामने कोई रखेगी आपकी तरफ से या आपके और दोस्तों की तरफ से जो मौजूद हैं इस वक्त, या ये सेटल डाउन क्यों नहीं हो रहे? जमशेद राना ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि पॉलिटिक्स और फुटबॉल को हम बैलेंस करना चाहिए जी। पॉलिटिक्स रहेगी, ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हम भी पिछले 30-40 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, पॉलिटिक्स रहेगी। आप पॉलिटिक्स को कैसे अपने हैंडल करना है और डोमेस्टिक को कैसे हैंडल करना है। अनफॉर्चुनेटली जो बात इन्होंने सही कि जब तक डायरेक्टर टेक्निकल नहीं होगा तो चीज़ें सही तरीके से प्लान भी नहीं होंगे। सर एक चीज़ है, वैसे एक चीज़ है, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज़ है, डायरेक्टर टेक्निकल का आपका तो बहुत रिच एक्सपीरियंस है, तो व्हाई नॉट यू? नहीं देखिए, आपको ऑफर किया जाए तो आप नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा, टू बी वेरी फ्रैंक। हर एक चीज़ की एक हाँ, अलबत्ता मैं हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ, करूँगा डेफिनेटली अगर मुझे वो करेंगे, बट देयर शुड बी सम वन, जैसे कहते हैं कॉम्पिटेंट, और वो और ये डायरेक्टर टेक्निकल बहुत मुश्किल काम है। मैंने चूँकि खुद किया है ना, इसको लेके चलना, मतलब मेरा तो एक 5 साल का विजन था, उसके मुताबिक मैं चल रहा था, साल ईयर बाई ईयर उसको लेके। सो इसके लिए बड़ी अर्करेजी करनी पड़ती है, बड़े एक टाइम देना पड़ता है, और मैं तो अभी जब भी टाइम मिलता है तो मैं तो रेस्ट करता हूँ, तो फिर वेरी फ्रैंक एंजॉय करता हूँ फुटबॉल को, ठीक है। एज है, स्टेज है, जो भी आप कह लें, बट देन एट द सेम टाइम वो जैसे कहते हैं ना कि आई एम ऑल द टाइम अवेलेबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ
गाइडेंस कह लें, हेल्प कह लें, जो सजेशन कह लें, वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो हमारा तो ओढ़ना बचाना ही फुटबॉल ही है। अभी भी हम रात को 3-3 बजे उठ के तो प्रीमियर लीग के मैच, ये जो चैंपियन लीग के मैच देखते रहें। बड़े मुश्किल होता है ये चीज़ों को, और ना सिर्फ देखना, उनको वो दिल दिमाग से उनको फोकस करना और उसके लिहाज से एनालाइज करना। तो ये चीज़ें लेट्स होप कि विद द पैच ऑफ टाइम हम ये चीज़ों को ठीक कर लें। और प्रेजेंट मोहसिन गिलानी डिस्पाइट द फैक्ट बहुत पुराना हमारा ताल्लुक है, हर लिहाज से वो डिस्कस भी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि आगे हमें मिले। अभी देखें, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स कराए पाकिस्तान में रिसेंटली, मेरे ख्याल पिछले महीने हुए हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये वर्ल्ड कप का यूएस एम्बेसी ने बड़ा ज़बरदस्त इवेंट अरेंज किया यूएस एम्बेसी में। उसके बाद इनका एक वुमेन का सिम्पोजियम, चूँकि वुमेन फुटबॉल भी पाकिस्तान में भी बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ी अच्छी फुटबॉल डे भी आपने सेलिब्रेट किया, इवेंट्स आपने कराए। मैं सब ब्रेक पे जाना होगा मुझे, और ब्रेक से वापस आएंगे फिर बात करेंगे। नाज़रीन, बात करें आज पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से। पाकिस्तान फुटबॉल में भी हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान के फुटबॉल में और डोमेस्टिक में क्या सूरत हाल है। अब ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है और 12 तारीख से ये वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहे हैं। 12 ग्रुप्स बनाए गए हैं, 48 टीम्स हैं, तमाम के तमाम स्क्वाड फाइनलाइज कर लिए गए हैं। और ये 3 ममालिक में, और 3 बड़े ममालिक में, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा के अंदर खेले जाएंगे। बड़े फुल प्रूफ इंतजाम किए जाते हैं इस फीफा वर्ल्ड कप के लिए। और दुनियाई खेल में ये सबसे बड़ा इवेंट होता है, ओलंपिक्स के बाद ये सबसे बड़ा इवेंट होता है दुनियाई खेल में। बट फुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, इसका चार्म सबसे ज़्यादा होता है, इसकी व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा होती है, और पूरी दुनिया को इंतजार होता है इस वर्ल्ड कप का। इस पर मजीद बात करेंगे वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात करें आज फुटबॉल के हवाले से, और अब बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। 12 जून से शुरू होने जा रहा है मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा के अंदर, और इसमें दुनिया फुटबॉल के 48 ममालिक की टीम शामिल हो रही है। और ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें 48 ममालिक की टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। इन 48 ममालिक को 12 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया, और हर ग्रुप्स में 4 मुख्तलिफ टीम्स हैं, वो पार्टिसिपेंट्स हैं। स्पेन को कहा जा रहा है कि वो शायद इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाते होगा। बहुत मुश्किल बात है इतने जल्दी प्रेडिक्ट कर देना, बट एक सिस्टमैटिक चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है कि फ्रेंच हैं जो फ्रांस वाले, वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हमारे साथ कैप्टन मौजूद है यहाँ पे फुटबॉल की, राना मुजाहिदुल अतरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जमशेद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। और वंस अगेन आपके सामने भी ग्रुप्स पड़े हुए हैं फीफा वर्ल्ड कप के। सबसे पहले तो ज़रा सर, इस फीफा वर्ल्ड कप पे 48 टीम्स हैं, एक ओवरव्यू कैसे देंगे आप इस वर्ल्ड कप का? 12 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। ये जो वर्ल्ड कप है, इसका एक यूनिक वर्ल्ड कप इसलिए भी कहते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड कप 3 मुल्कों में हो रहा है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। और इसका जो है फॉर द फर्स्ट टाइम 48 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप डायरेक्टली, आप कह लें, मतलब क्वालिफाई करके हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम वो जिनको उन्होंने डिवाइड किया गया 48 टीम्स को 12 ग्रुप्स में 4-4 का ग्रुप बनाएगा, और उस ग्रुप में फर्स्ट सेकंड टीम जो है नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। फर्स्ट सेकंड तो 24 टीम्स होगी, लेकिन 8 बेस्ट थर्ड बेस्ट टीम्स भी क्वालिफाई करेंगी, जिनको आप कह सकते हैं जो फिर 32 टीम्स बन जाएंगी। आउट ऑफ 48 32 टीम्स अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी, और फिर 32 टीम्स का नॉकआउट बेस पर मैचेस होंगे। मतलब उसमें अगर खुदा ना खासा कोई टीम लूज करती तो दे विल बी आउट ऑफ द कंपटीशन। तो 32 के नॉकआउट के से फिर 16 निकलेंगे, 16 के नॉकआउट से 8 और फिर 4 और फिर 2 सेमीफाइनल, और फिर उसमें से फर्स्ट सेकंड डिसाइड हो जाएगा। जहाँ तक ग्रुपिंग की बात कर लें या परफॉर्मेंस की बात कर लें, आपने भी बात की उसके लिहाज से फ्रांस को फेवरेट कहा जा रहा है। फ्रांस को फेवरेट इसलिए कहा जा रहा है कि फ्रांस का 11 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उनके, और उस 11 में से उनके पास रिजर्व प्लेयर भी बड़े अच्छे हैं, बेंच पर भी बड़े अच्छे हैं, तो इसलिए। और इसी तरीके से स्पेन की टीम यंग टीम है कंपैरेटिवली, तो उसको भी फेवरेट कहा जा रहा है। ब्राज़ील एट द सेम टाइम, ब्राज़ील ने हालांकि क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस को इतने अच्छे नहीं खेले। एंसेलोटी उन्होंने हायर किया हुआ एज अ कोच, मेरे ख्याल में इटली से उसका इसने स्पेन से शायद ताल्लुक है, तो वो रियल मैड्रिड के बड़े फेमस कोच रहे हैं, उनको हायर किया हुआ है बड़े अरसे से।
और बट देन सम ऑफ द अदर वो इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस अभी तक ब्राज़ील की नहीं रही, बट ब्राज़ील डेफिनेटली बहुत बड़ी टीम है, 5 उनका रिकॉर्ड है, 5 दफ़ा उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है जी। तो वो इस लिहाज से दिस वर्ल्ड कप इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 104 मैचेस हैं और मैं ख्याल 40 दिन में ये खेले जाएंगे जी। तो बहुत बड़ा एक ये 40 दिन जो है ना, अगले 40 दिन 11 जून से लेकर ऑनवर्ड, ये बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो आम व्यूअर के लिए शायद ना इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन जो फुटबॉल को समझते हैं उनको बड़ी इम्पॉर्टेंट, फीफा ने बहुत सारे नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। उन नए रूल को एक्सप्लेन करना खैर लंबी बात है, लेकिन उसके पीछे स्पिरिट उनकी ठीक है कि गेम को कहीं भी वो जैसे आमतौर पर देखा होगा शायद प्लेयर अननेसेसरीली बॉल को डिले करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन के दौरान, अदरवाइज कुछ प्लेयर जानबूझ के गिर जाते हैं कि मुझे चोट लगी और टाइम वेस्ट कर, डिलेइंग टैक्टिक्स जिसको आप कहते हैं। फीफा ने जस्ट टू अवॉइड दीज डिलेइंग टैक्टिक्स उन्होंने रूल्स बड़े सख्त कर दिए हैं, ठीक है। और इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट कंपटीशन वर्ल्ड कप का। और मैं कहूँगा प्लेयर से ज़्यादा इम्तिहान जो है इस वर्ल्ड कप में रेफरीज का है टू इम्प्लीमेंट ऑल दी डिसीजन जो रिसेंटली फीफा ने लिए हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि 3 सेकंड में ये कर लेना चाहिए, 8 सेकंड में 5 सेकंड में ये करें, तो ये एक बड़ी मुश्किल वो है। बड़ा इंटरेस्टिंग। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो सबसे जो ज़रूरी बात मैं समझता हूँ, देखें टीमें शीमें बड़ी अच्छी होती हैं, ऑन पेपर बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कोच उसको कैसे अपने प्लेयर्स को हैंडल करता है, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है किसी भी कोच के लिए। 11 क्या सिलेक्ट करते हैं कीपिंग विद द अपोनेंट टीम, उसके पास अपना क्या प्लेयर है, फिर उन 11 को किस टाइम पर किस प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करना है। अभी आपने ये रिसेंटली देखे, कल के मैच में मालदीव को हमने पहले आप में हम तकरीबन लेवल खेल रहे थे, सेकंड हाफ में एक गोल मिला और गोल के बाद कोच ने चेंजेस किए और फिर उस लिहाज से हमने 2 गोल और कर लिए। और एक स्टेज ऐसी भी थी कि शायद वो गोल बराबर भी हो जाता था, लेकिन कोच ने वक्ती टाइमली उसको चेंज किए तो हमने उसको इम्प्रूव कर लिया। सो एट द सेम टाइम जो हमारे इस वर्ल्ड लेवल के जो कोचेज हैं, अभी ये भी क्या सुनने में आ रहा है कि जो फ्रांस का कोच है वो एक पुराने स्टाइल का कह लें या पुराना कोच है, तो वो नए कोचेज की जिस तरह होता है ना, मोमेंटम कह लें, प्रेशर कह लें, उन चीज़ों को वो लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्रांस का बेस्ट प्लेयर है एम्बाबे। अगर पिछला वर्ल्ड कप देखें तो पिछला वर्ल्ड कप एम्बाबे की वजह से ही मैं कहूँगा कि फाइनल में पहुँचे, और फाइनल में भी उसने मेरे ख्याल 2 गोल किए और बड़ा अच्छा उनका दे लास्ट इन दी पेनल्टी किक्स पर फाइनल डिसाइड हुआ जो अर्जेंटीना नहीं था। सो इसी तरीके से स्पेन ने एक बड़ी अच्छी नई टीम डेवलप की है। मैं सर जरा राना साहब से इस पे वर्ल्ड कप पे थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर मैं जरा चाहूँगा कि हम ग्रुप्स वाइज इसको डिस्कस कर लें कि आपके जहन में कौन सी टीम है कि 4 में से कौन सी 2 टीम्स आगे आती हुई दिखाई देती हैं आपको, या तो कौन से 3 टीम्स आगे आती हुई दिखाई देती हैं। राना साहब, दुनियाई खेल का सबसे बड़ा इवेंट और फीफा वर्ल्ड कप 12 जून से शुरू होने जा रहा है। एक तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है पूरी दुनिया में, इसको दुनिया में फुटबॉल ये जो सबसे ज़्यादा खेला और देखा जाता है। आप किस तरह से इस इवेंट को देख रहे हैं और कितना कामयाब इवेंट देख रहे हैं? पहली दफ़ा 3 मुल्कों में ये इवेंट हो रहा है और पहली दफ़ा 48 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जहाँ तक आप ये कहें कि कौन सी टीम जो है वो ऊपर 2 या 4 टीमें, तो एज अ फुटबॉलर तो मैं यही कहूँगा कि जब तक हम 1-2 मैच ना टीम के देख लें तो ये डिसाइड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी टीम आती है वो फुल प्रिपरेशन के साथ आती है और जीतने के लिए आती है। तो बहरहाल अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें फ्रांस है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील ऑल टाइम फेवरेट होती है और जर्मनी भी अपसेट कर सकती है, स्पेन का काफ़ी दफ़ा सुना है। तो लेट्स सी, हम एक आध मैच जब देखेंगे तो फिर इस पोजीशन में होंगे कि हम कुछ बेहतर बता सकते हैं कि ये टीम आगे चल के कैसे होगी। लेकिन जो एक देख रहे हैं, जो पिछला रिकॉर्ड देख रहे हैं, या हम वर्ल्ड रैंकिंग को अगर देखें तो वो यही 3-4 टीमें हैं जो ऊपर टॉप पे आती हैं। इंग्लैंड भी अपसेट कर सकती है, बड़ा अच्छा उनका लीग सिस्टम है, और इसी तरह स्पेन, इटली तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। ये एक बड़ा हटबैक है कि 4 टाइम की वर्ल्ड चैम्पियन और उसने क्वालिफाई नहीं किया, जबकि 48 टीम जो है वर्ल्ड की वो खेल रही है। तो बहरहाल ये सही। मैं राना से करण साहब, ये अगर हम बात कर लें ग्रुप्स की, तो ग्रुप ए की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो हमारे पास मैक्सिको है, साउथ अफ्रीका है, कोरिया रिपब्लिक है और फीफा क्वालिफाइंग राउंड से खेली हुई टीम है। ये 4 टीम्स हैं। मोस्ट स्ट्रॉन्ग टीम आप इसमें से किसको कहेंगे?
मेरे ख्याल में ग्रुप ए से मोस्ट लाइकली मेक्सिको और कोरिया रिपब्लिक जो है ये क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेक्सिको और कोरिया रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका इज़ आल्सो गुड एट द सेम टाइम। तो ग्रुप ए से यही है। ग्रुप बी में अगर जाए, ग्रुप बी में कनाडा है और वो क्वालिफाइंग राउंड वाला कतर और स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड और कतर के ज़्यादा चांसेस हैं। कनाडा इज़ आल्सो इक्वली गुड, लेकिन मेरे ख्याल में स्विट्जरलैंड कतर के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। अच्छा, ब्राज़ील है, मोरक्को है, हटाई है और स्कॉटलैंड है। ब्राज़ील और मोरक्को के ज़्यादा चांसेस हैं, बल्कि ब्राज़ील और मोरक्को का मेरे ख्याल पहला मैच ही इनका है। तो इसमें ब्राज़ील और मोरक्को के चांसेस हैं आगे जाने के, और बल्कि ये दोनों टीम हो सकता है 16 तक तो ज़रूर चली जाएंगी दोनों। आगे देखें फिर कैसे होता है। अच्छा, 16 तक आपके हैं। हाँ सही सर। ग्रुप डी में यूएसए, पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया और क्वालिफाइंग राउंड से आई टीम। पैराग्वे यूएसए का ज़्यादा चांस है। यूएसए को थोड़ा सा एक किस्म का होम ग्राउंड के एडवांटेज होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स। बहरहाल ये ठीक है। अगले ग्रुप में सर ग्रुप ई में जर्मनी है और क्रोएशिया नहीं है। यस। और ये वैसे ममालिक के नाम भी बड़े मुश्किल से हैं, और ये तो शायद मेरे ख्याल में तीसरा नाम तो मैंने आज पहली बार ही सुन रहा हूँ उनको। यस। और इनमें किसको देख रहे हैं? एक तो जर्मनी ऊपर, जर्मनी, हाँ, और दूसरा एक्वाडोर भी अच्छी है और क्रोएशिया भी अच्छी है। ठीक है। नीदरलैंड है, जापान है, क्वालिफाइंग राउंड से खेलने हुई है, और तो तुनिशिया है। नीदरलैंड और जापान के इसमें अच्छा चांसेस है। नीदरलैंड के और जापान के। ठीक है। बेल्जियम है, इजिप्ट है और ईरान है, न्यूजीलैंड है। ये राउंड भी टफ है। बेल्जियम में एक है वो काफ़ी अच्छी है और यूरोप में भी उसका अच्छा है और वर्ल्ड में भी हमेशा आगे तो जाएगी ये। और दूसरा अब ईरान और इजिप्ट में से ईरान या इजिप्ट में से एक और टीम जाएगी। ठीक है। ग्रुप एच में सर किसको देख रहे हैं आप? ये स्पेन है, कैबो, सऊदी अरेबिया, स्पेन और यूरुग्वे के ज़्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल, यूरुग्वे के, स्पेन और यूरुग्वे। ये स्पेन को तो कंसिडर किया जा रहा है कि सर ये मुस्लिम ममालिक में वैसे आमतौर पर फुटबॉल की टीम्स का शायद वो इसकी क्या वजह हो सकती है कि इतनी अच्छे स्टैंडर्ड की फुटबॉल नहीं है, या हमारे यहाँ मुस्लिम ममालिक हैं वो ज़्यादा अच्छे नंबर्स के ऊपर मौजूद नहीं है? असल में जो मैं समझता हूँ ना कि वो जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज़ में पैसा ज़्यादा हो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उसमें फिर प्रमोशन, क्योंकि बेसिकली इसकी यूरोप की गेम है, तो यूरोप में इस टीम का बहुत क्रेज़ है। सर ये जैसे हम आप यूएई को देखते हैं, ये तो छोटा मुल्क है, ईरान है, यूएई है, सऊदी अरेबिया, इनको तो नेशनल गेम है ये। नहीं, अभी देखें ना, सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को हायर किया अपने लीग में खिलाने के लिए, उनके क्लब्स ने, तो वे पैसे ही चलाएं, टाइम मेरे ख्याल में ये बेहतर हो जाएंगे। बात वही है कि अभी इसके मसलन ब्राज़ील है, ब्राज़ील के हालांकि ब्राज़ील की अपनी बड़ी प्रोफेशनल लीग होती है, बड़ा पैसा होता है, लेकिन इवन देन ब्राज़ील के मोस्टली प्लेयर जो है ना वो यूरोप में आके खेलते हैं, फिर उसमें से क्योंकि उनकी बहुत अच्छी लीग होती है, एक्सेल करते हैं, फिर इस लिहाज से उनके नेशनल टीम भी अच्छी बनती है। ग्रुप आई की बात करें सर, फ्रांस है, सेनेगल है और नॉर्वे है, और एक क्वालिफाइंग राउंड से खेली हुई टीम है फ्रांस और नॉर्वे। ठीक है। ग्रुप जे में अर्जेंटीना है, अल्जीरिया है, ऑस्ट्रिया है और जॉर्डन है। अल्जीरिया और अर्जेंटीना, यस। अर्जेंटीना को भी कंसिडर किया जा रहा है। ग्रुप के में पोर्तुगाल है, क्वालिफाइंग राउंड से उज़्बेकिस्तान और कोलंबिया है। इसमें पोर्तुगाल और कोलंबिया का तो आएगा, तो और कोलंबिया। ठीक है सर। ग्रुप एल की बात करते हैं, और इसमें इंग्लैंड है, क्रोएशिया है, घाना है और पनामा है। क्रोएशिया और इंग्लैंड, बिल्कुल। क्रोएशिया में अब थोड़ी सी हम जरा और इसको जरा शॉर्ट करते हैं, क्लोज करते हैं। आप 4 टीम्स कौन सी आपकी नज़र में ऐसी हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस से देखते हैं कि वो आपको सेमीफाइनल खेलती हुई नजर आएंगे? 4 टीमें स्टेज बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, और जैसे जफजैद राना ने कहा ना कि जब तक देखें हर टीम, बड़ी बड़ी टीमें मैच अपसेट खेलती है और टूर्नामेंट से बाहर हो जाती हैं, तो जब तक टीम एक दफ़ा आगे टूर्नामेंट में खेलती नहीं तो उसको पहला मैच नहीं खेले थे तब तक प्रेडिक्ट करना। हाँ, ग्रुप स्टेज से ही जाके हम उसको देख के कह सकते हैं कि अभी विच आर द टीम्स लाइकली टू क्वालिफाई फॉर द 32 या 16 या ग्रुप ऑफ 8 जिस तरह होता है क्वार्टर फाइनल वगैरह। लेकिन जनरली जो बात करते हैं ना आम फहम में जो समझने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि अभी मसलन फ्रांस की टीम है, उसमें बहुत अच्छे प्लेयर हैं सारे, उनके फर्स्ट 11 भी कह लें, उनका बेंच भी बड़ा स्ट्रांग है, सो दे आर लाइकली टू मतलब सेमीफाइनल तक तो जाने का उनका चांस है। लाइकवाइज ब्राज़ील का भी है,
स्पेन का भी है, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन वगैरह। तो ये टीम है। अर्जेंटीना को देख रहे हैं आप नंबर 4 पे कहीं पे? अर्जेंटीना भी अच्छी टीम है, लेकिन अर्जेंटीना ने अपने क्वालिफाइंग मैचेस बड़े अच्छे खेले हैं, जो उनका ब्राज़ील और इसका साउथ अमेरिका में होते हैं मैचेस। बट देन लेट्स सी, अभी अर्जेंटीना का भी हो सकता है कि उसमें सेमीफाइनल तक चले जाए। राणा साहब, आपका पॉइंट क्या है? नंबर मैं अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस टोटली डिपेंड करेगी मेसी पर। मैं अगर स्टैंड करूंगा ना फिलहाल, जो पिछले 1-2 साल से उनकी परफॉर्मेंस या उनके जो प्लेयर्स हैं उनको ज़रा मैं अगर एनालाइज करने के बाद अगर देखूं तो फ्रांस को मैं देखता हूं कि फ्रांस हो गया, और मैं बता रहा हूं कि ब्राज़ील ऑल टाइम फेवरेट होती है, मतलब जो कुछ आप देखें इसको, और अर्जेंटीना है, स्पेन है, इस दफ़ा स्पेन बड़ा सुना है कि अच्छा अपना लेके आ रहा है, जर्मनी बड़ी अच्छी टीम होती है, कोई भी अपसेट कर सकती है, और यही टीमें हैं फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, जर्मनी और ब्राज़ील, और बाकी इंग्लैंड भी मतलब बिल्कुल वो अच्छा फुटबॉल का स्ट्रक्चर है उनकी लीग वगैरह। तो ये 5-6 टीमें हैं जो मेरा ख्याल है कि सर मैं आखिरी बस कुछ मिनट से वापस क्लोजिंग के लिए, मैं उससे पहले ये जानना चाहूँगा राणा साहब आपसे कि आप पाकिस्तान फुटबॉल को ये वर्ल्ड कप में शिरकत करता हुआ कब देख रहे हैं? मैं ख्वाब नहीं देखता, मैं बात यह है कि बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बताता हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं। सर मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे साथ एज ए मैनेजर भी, हम 1987 ओलंपिक क्वालिफाइड हो। जब तक हम अपने डोमेस्टिक फुटबॉल पे तवज्जो नहीं देंगे, और दूसरी चीज़ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताऊँ, हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है इस पूरे रीजन में, सबसे ज़्यादा अगर टैलेंट किसी के पास है तो वो हमारे पास है। अब उस टैलेंट को हंट किसने करना है? अब तो इलेक्टेड बॉडी है, फेडरेशन बन गई हुई है, हमें इस तरफ ज़्यादा अपना फोकस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कि बाकी आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन आपने फुटबॉल की प्रमोशन के लिए डोमेस्टिक फुटबॉल के ऊपर लेके आना है, और अगर आपने डोमेस्टिक फुटबॉल को लेके आना है तो आपको टैलेंट को हंट करना पड़ेगा, आपको नर्सरीज पे जाना पड़ेगा, एकेडमीज बनानी पड़ेगी। जब टैलेंट और टाइम बहुत थोड़ा है, मैं जरा सर आपसे ये कि पाकिस्तान कब शिरकत? देखें, ये इन्होंने अच्छी बात की कि टैलेंट बहुत है, ठीक है, उसको हंट करना और प्रॉपर कोचिंग से अंडर उनको ट्रेन करना इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक हो। अभी इंसिडेंटली मैं आपको बताऊं, हमारा टैलेंट उन एरियाज में जो हम कह सकते हैं कि वो क्या कहना है, निगलेक्टेड एरियाज है, जिसमें चित्राल है, गिलगित बल्तिस्तान है और फाटा है, बहुत अच्छा टैलेंट है। बलूचिस्तान के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल कितना लगेगा? नहीं, अभी दुनिया की टॉप क्लास जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उन्होंने 20-20 साल 30 साल का जो थैंक यू सो मच। जापान ने शुरू किया था 2004 में, मुझे अच्छी तरह याद है। वक्त खत्म हो गया, हमें कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच जी। करम जतरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और जमशेद राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात कर रहे थे आज फुटबॉल के हवाले से। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है 12 जून से, और इसमें दुनिया फुटबॉल की 48 टीमें शिरकत कर रही हैं। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।